हमारी जीप कुछ देर जीटी रोड पर दौड़ती रही, फिर बाएं जानिब खेतों के दरमियान कच्ची सड़क पर मुड़ गई और फिर एक जगह रुक गई। बैर कोई फौजी बात कर रहा था। जीप वाले इंडियन जासूस ने कोई खुफिया कोड लफ्ज बोला था। सलूट की आवाज आई और जीप आगे रवाना हो गई। ये कोई फौजी चेक पोस्ट थी, उसका मतलब था बॉर्डर का एरिया शुरू हो गया था। मैंने कलसूम के कांधे को जरा सा दबाया और सरगोशी की। जीप के रुकते ही उतरकर अंधेरे में छुप जाना। उसने आहिस्ता से इस बात में सर हिला दिया। जीप हल्के हल्के झटके खाती आगे बढ़ रही थी। मालूम हो रहा था कि जीप कच्चे रास्ते की बजाय किसी हल चलाए हुए खेत में से गुजर रही है। फिर एक जगह रुक गई। मैंने जीप के रुकने से पहले ही पिछली तरफ गिरी हुई तरपाल उठा दी थी। जीप अभी पूरे तौर पर रुकी नहीं थी कि कलसूम ने बाहर छलांग लगा दी। मैंने तरपाल दोबारा गिरा दी। जीप के रुकते ही मेरा गाइड अगली सीट से उतरकर पीछे आया और तरपाल उठाकर बोला, आ जाओ। फिर तरपाल का कोना ऊपर उठाकर ताज्जुब से बोला, मैंने इसका बक्सूबा बंद किया था, ये किसने खोल दिया? मैंने जीप से बाहर निकलते हुए कहा, मैंने खोला था। आखिर मुझे बाहर भी तो निकलना था। उसने आहिस्ता से यूं सर हिला दिया जैसे कह रहा हो कि तुम्हें ये हरकत नहीं करनी चाहिए थी। वो एक खेत के किनारे चलने लगा। मैं उसके पीछे पीछे चल रहा था। जाहिर है मेरे पीछे पीछे मुनासिब फासले पर कलसूम भी चली आ रही थी। वो अंधेरे में थी और वो एक बार गर्दन मोड़कर देखने पर भी मुझे दिखाई न दी। पगडंडी पर उगी हुई शबनमी घास से मेरी शलवार के पौंचे भीग गए थे। आगे जाकर खेत खत्म हो गया और बंजर इलाका शुरू हो गया। बॉर्डर एरिया था। मैं इस किस्म के सरहदी इलाके से खूब मानूस था। अगरचे वो इलाका नहीं था जहाँ से कभी मैं करोंडिया स्मगलर के हमरा बॉर्डर क्रॉस किया करता था, लेकिन ये उससे मुहल्का इलाका ही था। उस वक्त मुझे एक ही तशवीश थी कि कहीं कलसूम हमारा सुराग न खो दे। खुली जगह पर सर्दी ज्यादा महसूस हो रही थी। मेरा साथी आगे आगे चला जा रहा था। वो कोई बात नहीं कर रहा था। मेरे लिए भी उसकी खामोशी ही मुफीद थी। मुझे मालूम था कि वो खुद बॉर्डर क्रॉस नहीं कराएगा, बल्कि किसी ऐसे स्मगलर के हवाले करेगा जो भारतीय पुलिस के साथ मिले हुए हैं और एक दूसरे के काम आते हैं। मैं उसी लम्हे के इंतजार कर रहा था। कुछ फासले पर अंधेरे में एक कोठरी नजर आई। मेरे गाइड ने मुझे वहीं रुकने का इशारा किया और खुद कोठरी की तरफ चला गया। उसके जाते ही मैंने अंधेरे में मुड़कर देखा। एक इंसानी साया तारीकी में सरकंडों के पास खड़ा था। ये कलसूम थी। वो सूरत हाल की नज़ाकत को पूरी तरह समझकर अमल कर रही थी। मुझे रुकता और मेरे गाइड को कोठरी की तरफ जाते देखकर वो भी रुक गई थी। कोई 5 मिनट बाद जासूस वापस आ गया। कहने लगा, सामने वाली कोठरी में 2 सिख बैठे हैं। उन्हें तुम्हारे बारे में बता दिया गया है। वो तुम्हें अपनी हिफाजत में बॉर्डर क्रॉस कराकर पाकिस्तान पहुंचा देंगे। ये कहकर वो मेरे जवाब का इंतजार किए बगैर तेज तेज कदमों से चलता अंधेरे में गायब हो गया। मैं सरकंडों की ओट में हो गया। मुझे कलसूम का इंतजार था और उसे साथ लेकर स्मगलरों की कोठी में जाना चाहता था। कलसूम मेरे गाइड को वापस जाते देखकर मेरे करीब आ गई। मैंने उसे हदायत की कि मेरे साथ रहे और थोड़ी देर के लिए मेरी बीवी जोगंदर बन जाए। ये बात मेरी स्कीम में शामिल थी। मुझे मालूम था कि भारतीय पंजाब में सिख औरतें भी शलवार कमीज पहनती हैं। मुझे स्मगलरों के लालची मिजाज का भी तजर्बा था। चुनांचे मैंने 1000 रुपए के नोट अपने पास रख लिए थे। कलसूम ने सहमी हुई आवाज में कहा, आप जिस तरह कहेंगे वैसे ही करूंगी। मैंने उसे हदायत की कि वो ज्यादा बात न करे, खामोश रहे। बात मैं करूंगा। कलसूम का मामला मैं भारतीय इंटेलिजेंस वालों के सामने पेश करने का खतरा मोल नहीं ले सकता था, जबकि स्मगलरों के रवैये को का लालच देकर राजी कर सकता था। खतरा उसमें भी था, लेकिन इस खतरे से मैं निपट सकता था। मैं कलसूम को साथ लेकर कोठरी की तरफ बढ़ गया। ये एक कच्चा सा कोठा था जिसका दरवाजा नीम वहां था। अंदर लैंप की रोशनी फैली थी। मैंने दरवाजे पर आहिस्ता से दस्तक देकर कहा, मैं कर्नल मनी हूँ। मेरा फौजी गाइड अंदर बैठे स्मगलरों को मेरे बारे में यही नाम बता कर गया था। अंदर से आवाज आई, आ जाओ जवान। मैं कलसूम को लेकर कोठरी में दाखिल हो गया। बाहर ठंड थी मगर कोठरी का माहौल नीम गर्म था। फिजा में देसी दारू की बू फैली हुई थी। 2 मोटे ताजे सिख आमने सामने चारपाइयों पर खेस ओढ़े बैठे थे। दरमियान में खोखे पर तांबे के गिलास पड़े थे। एक लैंप जल रहा था। उन्होंने मेरे साथ कलसूम को देखा तो उसे देखते ही रह गए। एक पहलवान किस्म के सिख ने अपनी मूंछों को मरोड़ते हुए पंजाबी में कहा, कर्नल साहब, इन्हू भी समगल करना है। ये मेरी बीवी जोगिंदर कौर है। 2 दिन हुए जालंधर से हमारे सिख भाइयों का एक जत्था पाकिस्तान ननकाना साहब की यात्रा के लिए गया था।
मेरी बीवी जोगिंदर कौर का नाम भी उस जत्थे में शामिल था, मगर ऐन वक्त पर पीछे रह गई और रेलवे स्टेशन पर ना पहुंच सकी। अब ये उसी दिन से अमृतसर में बैठी रो रही थी। मुझे ननकाना साहब ले चलो, चुनांचे मैं उसे अपने साथ ले आया हूँ। जैसे लाहौर से ननकाना साहब वाली गाड़ी में बिठा दूंगा, ये खुद ही जत्थे के साथ वापस अमृतसर आ जाएगी। मैंने इतनी तेजी से ये मनगढ़ंत कहानी सुनाई कि सिख मेरा मुंह तकते रह गए। दूसरा सिख बोला, लेकिन कर्नल साहब, हमें तो सिर्फ आपको बॉर्डर क्रॉस करवाने के लिए कहा गया है, आपकी बीवी को नहीं। मैंने चारपाई पर बैठते हुए कहा, मुझे मालूम है, मगर मैं आपकी खिदमत कर दूंगा। मैंने जेब से कुछ नोट निकालकर सिख के आगे रख दिए। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर पहलवान सिख बोला, ये रुपए कम है, हमें दोगुना खतरा मोल लेना पड़ेगा। तो मुझे कोई सौदा दे दो, मैं पाकिस्तान जाकर तुम्हारे किसी आदमी को पहुंचा दूंगा, तुम्हारी रकम वहां महफूज हो जाएगी। मैंने कहा, मैं खूब जानता था कि ये स्मगलर ऐसा ही काम करते हैं। अगर खुद फेरा न लगाएं तो माल किसी आते जाते के हाथ भेज देते हैं और फिर किसी रोज खुद जाकर रकम वसूल कर लेते हैं। यूं वो बॉर्डर क्रॉस कराने के खतरे से भी महफूज रहते हैं। ये बात पहलवान सिख की अकल में आ गई। उसने मुंछे मरोड़ कर कहा, ठीक है जवान, हमारा माल ले जाकर रेलवे स्टेशन के पास बरकत होटल वाले को दे देना। उसने उठकर अलमारी में से प्लास्टिक का एक थैला निकाला जिसमें कपड़े की 2 थैलियां बंद थीं। उनमें कस्तूरी और जाफरान है। फिर उसने मुझे बरकत होटल वाले का पता दे दिया। कलसूम चादर में मुंह सर ढांपे खामोशी से मेरे साथ चारपाई पर बैठी थी। मैंने प्लास्टिक का थैला अपने पास रख लिया और उन्हें यकीन दिलाया कि उनकी अमानत बाहिफाजत पहुंचा दी जाएगी। ये स्मगलर वैसे भी किसी हद तक मुझसे दबे हुए थे, क्योंकि मैं इंटेलिजेंस का आदमी था और फौज का खुफिया महकमा मुझे उनकी वसातत से खुद पाकिस्तान स्मगल करवा रहा था। एक सिख तो वहीं बैठा रहा, दूसरा पहलवान टाइप का सिख मेरे वहां पहुंचने से कोई निसफ घंटे बाद उठा और मुझे और कलसूम को साथ लेकर बॉर्डर पार करवाने चल पड़ा। हमारे चारों तरफ आलम तारी था। रास्ते में कहीं खेत आ जाते और कहीं वीराना शुरू हो जाता। उस इलाके से मैंने कभी बॉर्डर क्रॉस नहीं किया था। पहलवान से एक आगे आगे चल रहा था। एक जगह वो मेरी तरफ देखकर बोला, कर्नल साहब, तुम इतनी छोटी उम्र में कर्नल कैसे बन गए? फिर तुमने मुसलमानों वाली शक्ल बना रखी है। मैंने कोई जवाब न दिया। वो खुद ही चलते चलते थोड़ी देर चुप रहने के बाद बोला, माफ करना महाराज, ये तुम्हारा सरकारी मामला है। मैं फिर भी खामोश रहा। हम एक खुश्क नाले में से गुजरकर ऊपर आए तो सामने दरख्तों में 2-4 उभरी हुई ढेरियां सी दिखाई दी। स्मगलर से रुक गया और ढेरियों की तरफ इशारा करके बोला, ये अपनी फौज के मोर्चे हैं, ये लोग मुझे जानते हैं, उन्हें तुम्हारी इत्तला मिल चुकी है। मैं जाकर उनसे बात करता हूँ, क्योंकि आगे पाकिस्तान का बॉर्डर है। वो झुककर चलता हुआ एक मोर्चे की तरफ बढ़ गया। कलसूम मेरे करीब खड़ी हो गई। मैंने महसूस किया कि उसका जिस्म कांप रहा है। ये सर्दी की वजह से नहीं, बल्कि मौत के खौफ की वजह से था। कलसूम ने मुझसे पूछा कि इस स्मगलर ने ये क्यों कहा था ये एक सरकारी मामला है। मैंने कलसूम को अपने बारे में ना हकीकत बताई थी और ना ही बताना चाहता था। सिख स्मगलर की हमाकत के बायस उस पर किसी हद तक बात खुल गई थी। मैंने फौरन ये कहकर उसका ज़हन साफ कर दिया कि ये स्मगलर इंडियन फौजियों और इंडियन मिलिट्री इंटेलिजेंस से भी मिले होते हैं। मैंने इंडियन इंटेलिजेंस वालों को भी रिश्वत देकर रखी है। कलसूम खामोश हो गई। चंद लम्हे बाद पहलवान सिख स्मगलर झुका झुका वापस आया और बोला, मोर्चे के बाएं जाने 15 फुट के फासले पर जाकर जमीन पर बैठ जाना, बस काम वहां का हवालदार गंगा प्रसाद खुद करेगा। ये कहकर वो सिख स्मगलर वापस चला गया। मैंने कलसूम को साथ लिया और अंधेरे में फूंक फूंक कर कदम उठाता हुआ मोर्चे से जरा हटकर आगे बढ़ने लगा। यहाँ जमीन पर सख्त घास उगी हुई थी जो शबनम में गीले कांटों की तरह लग रही थी। स्मगलर की हदायत के मुताबिक कलसूम के साथ भारतीय मोर्चे से कोई 15 फुट दूर होकर बैठ गया। चारों तरफ मौत का सन्नाटा था। मोर्चे की तरफ से कोई आवाज नहीं आ रही थी। दूर किसी जीप के गुजरने की आवाज सुनाई दी। ये पाकिस्तान या इंडिया की गश्ती पार्टी थी जो रात के वक्त सरहद के साथ साथ घूम रही थी। जब ये आवाज दूर जाकर गायब हो गई तो मुझे मोर्चे में से एक इंसानी साया अपनी तरफ आता दिखाई दिया। ये हवालदार गंगा प्रसाद था। उसने खुलते हुए सब्ज रंग की वर्दी पहन रखी थी। उसके कंधे से राइफल लटक रही थी। करीब आकर वो भी जमीन पर बैठ गया। अंधेरे में उसकी प्याजी आंखें किसी खूंखार बिल्ले की आंखों की तरह चमक रही थीं।
कर्नल साहब, रास्ता साफ है, पेट्रोल पार्टी दूर निकल चुकी है। सामने जो आधे फरलांग का मैदान है उसे भागकर पार कर जाओ। आगे पाकिस्तान शुरू हो जाएगा। एक ऊंचा टीला आएगा, उसके साथ खुश्क दरिया शुरू हो जाता है। वो तुम्हें बरीके रोड। वो बात करते करते अचानक रुक गया। उसने गर्दन एक तरफ करके मेरे पीछे खड़ी कलसूम की तरफ देखकर पूछा, ये कौन है? मेरा ख्याल था कि स्मगलर ने कलसूम के बारे में उसे बताया होगा, मगर उसने ऐसा नहीं किया था। जब मैंने हवलदार गंगा प्रसाद को बताया कि ये मेरी बीवी जोगिंदर कौर है और ननकाना साहब वाले जत्थे से रह गई है, ये जत्थे के साथ अपने आप वापस आ जाएगी, हवलदार की गर्दन तन गई। हमें 2 आदमियों को नहीं, एक आदमी को बॉर्डर क्रॉस कराने का ऑर्डर मिला है। हमें सूबेदार साहब को रिपोर्ट करनी पड़ेगी। सूबेदार को रिपोर्ट करने का मतलब ये था कि मेरा राज तश्ते अज़बाम हो जाएगा। सारे किए किराए पर पानी फिर जाता और मैं अलग गिरफ्तार हो जाता। मैंने थैला रखा और दबी जबान में हवलदार से कहा कि इसमें से उसको भी हिस्सा मिलेगा, तो वो बोला, हमें सूबेदार साहब को रिपोर्ट करनी पड़ेगी। हम रिपोर्ट करने जाता है, तुम इधर ही ठहरेगा। वो हरियाणा का जांगली था। फौरन अपने सूबेदार को रिपोर्ट करने के लिए मुड़ा। मोर्चा वहां से 15-20 फुट के फासले पर था, मगर हमारी तरफ मोर्चे की पुश्त थी और वहां गहरी खामोशी और अंधेरा था। मैंने सूरत हाल का जायजा लिया और फैसला कर लिया कि मुझे क्या करना है। जो ही हवलदार घूमा, मैं अपनी जगह से बगैर आवाज के उछला और दूसरे ही लम्हे हवलदार जमीन पर गिरा हुआ था और उसकी गर्दन मेरे आईनी बाजुओं में जकड़ी हुई थी। सिर्फ एक बार खरर खरर की आवाज आई। उसने मेरी गिरफ्त से निकलने के लिए अपने जिस्म को पूरी ताकत से उछाला, लेकिन उसकी गर्दन मेरी गिरफ्त से ना निकल सकी। दूसरे ही लम्हे वो बेजान हो चुका था। कलसूम थर थर कांप रही थी। मैंने हवलदार की लाश पीछे घसीट ली और कलसूम को पीछे आने का इशारा किया। हवलदार की राइफल मेरे कांधे से लटक रही थी और मैं उसे झुककर अंधेरे में घसीटता निसफ फरलांग का बॉर्डर एरिया क्रॉस कर रहा था। कलसूम मेरे पीछे तेज तेज दौड़ रही थी। मैं जितनी तेजी से चल सकता था लाश लेकर वहां से निकल गया। दूसरी जानिब सफेद रंग की छोटी छोटी बुर्जियां बनी हुई थीं। ये पाकिस्तानी बॉर्डर की लकीर थी। हम पाकिस्तान का बॉर्डर क्रॉस कर गए। सामने टीला आ गया था। उसके पहलू में दरिया था जिसका पाट खुश्क था। ये रावी था। मैं हवलदार की लाश घसीटते हुए थक गया था। यहाँ कहीं न कहीं पाकिस्तानी मोर्चे भी हो सकते थे, मगर मुझे ऐसी जगह से सरहद पार कराई गई थी जो पाकिस्तानी बॉर्डर फोर्स के 2 मोर्चों के दरमियान वाक़या थी। दरिया में टीले के साए में किनारे किनारे सरकंडे उगे हुए थे। लाश को काफी आगे ले जाकर मैं रेत पर लेट गया। कलसूम भी मेरे पास ही समटकर बैठ गई और बोली, ये आपने क्या किया? इस लाश को कहाँ ले जाएंगे? मैंने उसे खामोश रहने का इशारा किया। फिर हवलदार की राइफल से सरकंडों के करीब ही बोरिया की गीली और नरम रेतली जमीन खोदकर एक गड्ढा बनाया और लाश उसमें डालकर रेत से गड्ढा पुर कर दिया। मैं हवलदार की लाश को भारतीय बॉर्डर के एरिया में नहीं छोड़ना चाहता था। जाहिर है उसकी कंपनी के आदमियों को उसकी लाश मिल जाती और मोर्चे में सब उसी नतीजे पर पहुंचते कि उसे मैंने हलाक किया है। ये बड़ी खतरनाक बात होती। चुनांचे मैंने लाश को पाकिस्तानी इलाके में दफन कर दिया। जब दरिया में पानी आएगा तो लाश बहकर आगे निकल जाएगी। अगर जंगली दरिंदों ने लाश को बाहर भी खींच लिया तो भी पाकिस्तानी बॉर्डर फोर्स वाले यही समझेंगे कि ये इंडियन हवलदार गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तानी सरहद में दाखिल हो गया था, किसी वजह से मारा गया। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।